नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं लिंग, वचन और कारक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर बार की तरह जो पिछली अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो क्योंकि पिछले सत्र में हमने लिंग, वचन और कारक के महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छी तरह से समझा था, तो मैं सोचती हूं कि इन प्रश्नों के जरिए आपकी इस विषय पर पकड़ और अधिक मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न बहुत ही सरल है दोस्तों। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 3, 4 और कोई नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपसे चर्चा की थी कि संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में लिंग 2 ही माने गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन क्योंकि यहां पर 2 का विकल्प है ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम सही मानेंगे 3 को। इसलिए मैंने आपको संस्कृत के 3 लिंगों के विषय में बताया था, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि संस्कृत की विषय वस्तु के आधार पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हिंदी की जननी आखिर है तो संस्कृत ही। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्यों, यदि यहाँ 2 का विकल्प होता तो हम 2 उत्तर को ही सही करते, लेकिन क्योंकि वो विकल्प है ही नहीं, तो हम करेंगे बी उत्तर को चिन्हित, क्योंकि 3 लिंग माने गए हैं मूलतः, लेकिन हिंदी में आकर वो 2 हो गए, वो अलग बात है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है? पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है मगरमच्छी, मगरमच्छा, मादा मगरमच्छ या मगरमच्छानी। तो दोस्तों, ये भी मैंने आपको बताया था कि कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा और शब्द का उससे पहले इस्तेमाल करना पड़ता है, और पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वही बिंदु आप ध्यान में रखें ऐसे प्रश्नों के लिए। तो यहां पर सबसे सही जो विकल्प है वो है मादा मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ एक पुल्लिंग शब्द है। जब हम उसका स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो हम उसके आगे नियम के अनुसार मादा शब्द जोड़ देंगे। तो मादा मगरमच्छ स्त्रीलिंग शब्द हुआ, मगरमच्छ का उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, हलवाई का स्त्रीलिंग है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। हलवाइन, हलवाइन, हलवायीन, हलवानी। दोस्तों, मैंने आपसे एक नियम की चर्चा की थी कि जब हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते हैं या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो कुछ एक व्याकरण के नियम है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो आपको कभी भूलना नहीं है, वो ये है कि यदि किसी भी शब्द के अंत में दीर्घ स्वर आए, तो जब हम उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में बदल जाएगा। इस नियम के आधार पर इन विकल्पों की जांच कीजिए। तो हलवाइन जो है, क्योंकि हलवाई ई दीर्घ स्वर है, तो हलवाइन शब्द तो विकल्प तो गलत हो गया। हलवायीन कोई शब्द ही नहीं होता, हलवानी कोई शब्द नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सही विकल्प है बी, हलवाइन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, नेता का स्त्रीलिंग होगा? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नेत्री, नेताणी, नेताइन, नेतानी। देखिए दोस्तों, हम लोक भाषा में कई बार नेतानी शब्द भी सुनते हैं, नेताइन शब्द भी सुनते हैं, और नेता शब्द भी स्त्री नेताओं के लिए बराबर प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन इसका सही जो शब्द है स्त्रीलिंग वो है नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग होगा नेत्री। ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि बिल्कुल अलग हटकर है ये स्त्रीलिंग शब्द। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, प्रिय का स्त्रीलिंग होगा? पटवार एग्जाम 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है प्रियतम, प्रिया, प्रिय या प्रियशु। दोस्तों, जब भी कभी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएं तो हम एक बात का ध्यान और रखें कि शब्द क्योंकि यहां प्रिय है, तो आकारांत इसको बनाना होगा। ये शब्द है अकारांत पुल्लिंग। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों में कई बार स्त्रीलिंग बनाने के लिए आप प्रत्यय को जोड़ना पड़ता है, यानी उस अकारांत शब्द को आकारांत बनाना पड़ता है।
तो उस दृष्टि से देखें तो बी विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि प्रिय का स्त्रीलिंग होगा प्रिया। लेकिन यदि यहां पर शब्द होता प्रियतम, क्योंकि प्रियतम भी पुल्लिंग शब्द है, तो हम इसका स्त्रीलिंग क्या बनाते, इस अकारांत शब्द को आकारांत कर देते और तब हमारा उत्तर होता प्रियतमा। तो जो शब्द दिया जा रहा है लिंग परिवर्तन के लिए, उस मूल शब्द को ध्यान में रखिए और कोशिश करिए, अपवाद तो हर जगह होते हैं, कोशिश करिए कि उसमें कोई खास परिवर्तन किए बिना ही आप उसका लिंग परिवर्तन कर सकें। तो यहां पर क्योंकि प्रिय शब्द दिया गया है, ऐसी स्थिति में बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में लिंग की दृष्टि से परिवर्तन होता है? क्या पूछा गया है? परिवर्तन नहीं होता है। पूछा गया है प्रश्न में कि कौन सा शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहता है, परिवर्तन नहीं होता। और यह प्रश्न पूछा गया जेएलओ लॉ 2019 के प्रश्न पत्र में। ऑप्शंस हैं बाघ, नौकर, हाथ और नायक। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि बाघ का स्त्रीलिंग शब्द है बाघिन, नौकर का है नौकरानी, नायक का है नायिका, लेकिन हाथ शब्द ऐसा है जिसका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अधिकांश अंग पुल्लिंग होते हैं, जिह्वा आदि कुछ एक ऐसे अंग अवश्य हैं जो इसका अपवाद है, लेकिन हाथ एक पुल्लिंग शब्द है, हमेशा पुल्लिंग में इस्तेमाल होता है। तो ऐसी स्थिति में यहां लिंग की दृष्टि से हाथ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प है हाथी, बालू, आलू। बी है भलाई, हलवाई, ईसाई। सी है इमली, चांदी, लौकी। डी है साथी, घी और शक्कर। तो अब एक एक विकल्प की जांच करते हैं। देखिए, हाथी पुल्लिंग शब्द है और हमसे प्रश्न पूछा गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है। हम उस बात को भूलेंगे नहीं, लेकिन बालू जो है स्त्रीलिंग शब्द है और आलू पुल्लिंग है, यानी ये विकल्प इसमें एक स्त्रीलिंग शब्द आ गया। तो ऐसी स्थिति में दो पुल्लिंग शब्द हैं, तो ये तो गलत हो गया। भलाई, हलवाई, ईसाई। ईसाई एक समुदाय है, तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। हलवाई जो है वो पुल्लिंग है, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग शब्द हम एक विकल्प में पढ़ चुके हैं, हलवाइन। भलाई शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहां भी ये विकल्प मिश्रित है, स्त्रीलिंग शब्द भी है, पुल्लिंग शब्द भी है, तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प भी खारिज हो गया। अब आता है इमली, चांदी, लौकी। तो देखिए, इमली स्त्रीलिंग शब्द है, चांदी स्त्रीलिंग शब्द है और लौकी भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन फिर भी हम चौथे विकल्प की जांच कर लेते हैं, साथी, घी, शक्कर। यहां पर घी और साथी दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन शक्कर स्त्रीलिंग शब्द है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये विकल्प भी खारिज होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर सही हुआ सी। आगे चलें। अगला प्रश्न, कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? आरटेट लेवल सेकंड 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। व्यक्ति, भाषा, उपकरण, लेखक। तो दोस्तों, व्यक्ति पुल्लिंग है, उपकरण पुल्लिंग है, लेखक पुल्लिंग है, लेकिन भाषा और बोलियां, मैंने कल चर्चा की थी पिछले सत्र में कि भाषा और बोलियां अधिकतर स्त्रीलिंग होती हैं। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कोई भी शब्द, सारे तीनों शब्द पुल्लिंग है, केवल भाषा ही एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात लिंग नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग? पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। गाय, ग्रंथ, शेर और अर्क। अर्क का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य, और सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं वो सब पुल्लिंग शब्द हैं। गाय स्त्रीलिंग शब्द ही है और उसका कोई पुल्लिंग शब्द नहीं होता। शेर पुल्लिंग शब्द है और उसके स्त्रीलिंग शब्द होता है शेरनी। कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो उसका एक स्त्रीलिंग हो और दूसरा पुल्लिंग हो। केवल और केवल ग्रंथ एक ऐसा शब्द है, ये पुल्लिंग है और इसका एक पर्याय होता है पुस्तक, ये है स्त्रीलिंग। इसी तरह से एक और पर्याय होता है किताब, जो कि मूलतः हिंदी का शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है, उर्दू का शब्द है और ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न,
कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2000, सन नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं। आरपीएससी थर्ड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है कवयित्री, और कवयित्री शब्द शुद्धि के लिए बहुत बार परीक्षाओं में आता है, तो इस प्रश्न पर, इस शब्द पर आप अच्छी अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए, बहुत बार लिखने का अभ्यास कर लीजिए। विकल्प है कवियत्री, कवि, कवयित्री या कवियत्री। तो दोस्तों सही शब्द है कवयित्री। यहां पर इस पर मात्रा लगी है इसलिए ये गलत हो गया, यहां पर मात्रा होनी चाहिए य पर और लगी है वी पर, इसलिए ये गलत हो गया, और कवि तो पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसी स्थिति में कवयित्री जो शब्द है कवयित्री, इसको आप जैसे सही बोलेंगे जितना उतना ही सही आप लिख पाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग है, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी, सौंदर्यीकरण। तो सुंदर जो शब्द है वो पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग शब्द होगा दोस्तों सुंदरी, क्योंकि सुंदरी ये पुल्लिंग शब्द है, सौंदर्यता स्त्रीलिंग है, लेकिन ये सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सौंदर्यीकरण एक प्रक्रिया की ओर संकेत करता है और ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है नदी, झील, सरोवर, नींबू, दही, केला, प्रतिपदा, मंगलवार, टोपी, पानी, ज्ञानी, नानी। चलिए जांच करते हैं कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द पुल्लिंग है, अर्थात कोई भी शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नदी स्त्रीलिंग है, झील स्त्रीलिंग है, लेकिन सरोवर पुल्लिंग है, तो ये विकल्प गलत हो गया। नींबू पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है, केला पुल्लिंग है, यानी यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, सभी शब्द पुल्लिंग है। प्रतिपदा स्त्रीलिंग है, मंगलवार पुल्लिंग है, टोपी स्त्रीलिंग है, ये भी खारिज हो गया। पानी पुल्लिंग है, ज्ञानी पुल्लिंग है, लेकिन नानी स्त्रीलिंग है, तो ऐसी स्थिति में ये भी खारिज हो गया। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ नींबू, दही और केला, आंसर बी। अगला प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। कौआ, खरगोश, मंडल, हीरा, मोती, मणि, नथ, मूंगा, पन्ना, हार, पायल, पुखराज। तो चलिए जांच करते हैं। कौआ पुल्लिंग है, खरगोश पुल्लिंग है और मंडल भी पुल्लिंग शब्द है, तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर ए ही है, लेकिन फिर भी हम अन्य विकल्पों की जांच करेंगे। हीरा पुल्लिंग है, मोती पुल्लिंग है, लेकिन मणि स्त्रीलिंग शब्द है। पिछले सत्र में हमने इस शब्द पर खास चर्चा की थी। इसी प्रकार नथ स्त्रीलिंग है, मूंगा पुल्लिंग है, पन्ना पुल्लिंग है, तो ये भी खारिज हो गया, ये भी खारिज हो गया। हार पुल्लिंग है, पायल स्त्रीलिंग है और पुखराज पुल्लिंग है, तो ये भी खारिज हो गया। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म गलत है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, यानी कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें पुल्लिंग शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए या स्त्रीलिंग का जो पुल्लिंग होना चाहिए वो बेमेल है, यानी सुमेलित नहीं है। तो ऐसे विकल्प को हमें यहाँ चुनना है। कवि का कवयित्री बिल्कुल सही है, बाघ का बाघिन ये भी सही है, नेता का नेत्री ये भी सही है, मेंढक का मेढ़ा ये गलत है, क्योंकि मेंढक का स्त्रीलिंग शब्द होगा मेंढकी, तो ये विकल्प गलत है, इसलिए हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, किसमें सभी शब्द पुल्लिंग है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। पुल्लिंग शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है दोस्तों हमें। मछली, दौड़, मार्ग। तो मार्ग पुल्लिंग है, लेकिन मछली और दौड़ दोनों स्त्रीलिंग है। गिलहरी समूह कुटुंब, गिलहरी स्त्रीलिंग है, लेकिन समूह और कुटुंब पुल्लिंग है, तो ये भी खारिज। तितली झुंड समूह, तितली स्त्रीलिंग है, झुंड और समूह दोनों पुल्लिंग है, ये भी खारिज। लेकिन पक्षी, चीता और पानी ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। उल्लू सभा आंख, केंचुआ फौज प्रजा, चील जोंक कोयल,
भेड़िया, टोली, बाघ। हमें क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सारे शब्द स्त्रीलिंग है। तो उल्लू पुल्लिंग है, सभा स्त्रीलिंग है, आंख स्त्रीलिंग है, विकल्प खारिज हो गया। केंचुआ पुल्लिंग है, फौज स्त्रीलिंग है, प्रजा स्त्रीलिंग है, खारिज हो गया। चील स्त्रीलिंग है, जोंक स्त्रीलिंग है, कोयल स्त्रीलिंग है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। भेड़िया पुल्लिंग है, टोली स्त्रीलिंग है, लेकिन बाघ पुल्लिंग है, तो ये भी खारिज हो गया। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। चमक, आहट, बात, खेत, चाल चलन, मिठास, भूख और नाच। तो दोस्तों चमक स्त्रीलिंग है और आहट भी स्त्रीलिंग है। चमक हम देखते हैं और आहट हम सुनते हैं, तो हम हमेशा इसके लिए स्त्रीवाचक क्रियाएं ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर यही है। लेकिन बात स्त्रीलिंग है और खेत पुल्लिंग है। चाल चलन, उसका चाल चलन अच्छा है या बुरा है, ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। भूख स्त्रीलिंग है और नाच पुल्लिंग है, तो ये भी खारिज हो गया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। रोटी, टोपी, मोती और नदी, सभी शब्द ईकारांत हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे, लेकिन बहुत सारे ईकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पू पर बिंदी गलत लगी हुई है या अनुस्वार गलत है दोस्तों, इसको हटा देंगे। रोटी स्त्रीलिंग है, टोपी स्त्रीलिंग है, मोती पुल्लिंग है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है मोती, और नदी भी स्त्रीलिंग है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, हिंदी में वचन होते हैं आरटेट फर्स्ट लेवल 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। 1, 2, 3 और अनगिनत। तो दोस्तों क्या पूछा गया है? हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में वचन होते हैं एक वचन और बहुवचन। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, उसी तरह से वहां वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी की बात करें तो लिंग भी 2 हैं और वचन भी 2 हैं। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, वचन की दृष्टि से कौन सा शब्द परिवर्तनीय नहीं है? जेएलओ लॉ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। जनता, नदी, परीक्षा, रास्ता। तो देखिए वचन परिवर्तन के लिए जब भी हम बात करते हैं तो नदी को हम परिवर्तित करते हैं, बहुवचन बनाते हैं नदियां। ह्रस्व दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में बदल जाता है और यहाँ प्रत्यय जुड़ जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। परीक्षा, परीक्षाएं, चंद्रबिंदु लग जाता है अंत में, तो यहाँ भी हो जाता है। रास्ता, रास्ते, एकारांत हो जाता है, आकारांत पुल्लिंग शब्द, या एक वचन शब्द जो है वो बहुवचन में एकारांत हो जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन एक वचन हो या बहुवचन हो, जनता शब्द हमेशा इसी रूप में रहता है, इसमें कोई परिवर्तन वचन की दृष्टि से नहीं होता। तो हमारा प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। आकाश, वाहन, आंसू, होश। तो दोस्तों आकाश शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होता है। वाहन भी बहुवचन होता है, आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, और होश उड़ गए होता है हमेशा। होश उड़ गया कभी नहीं होता। व्याकरण की दृष्टि से अगर हम कभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो गलत है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आपको इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो याद रखना है कि आंसू और होश हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण और भीड़। भीड़ शब्द क्योंकि समूहवाचक है दोस्तों, तो वो हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो एक वचन में होते हुए भी बहुवचन का संकेत करता है, यानी भीड़ का संकेत करता है। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होते हैं, दर्शन हमेशा बहुवचन में होते हैं और प्राण भी हमेशा बहुवचन में होते हैं।
इन शब्दों को कंठस्थ कर लेंगे, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं और परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कौन एक वचन है? आरटेट सेकंड लेवल 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। अच्छे लेखक, क्या पूछा गया है? कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अपनी मातृभाषा, अन्य देशों। तो बहुत सारे देश हो गए, देश का बहुवचन हो गया है यहाँ पर, कृतियां बहुवचन हो गया है, अच्छे लेखक के साथ अच्छे शब्द इस्तेमाल किया है, और अच्छा शब्द होता तो एक वचन होता, लेकिन क्योंकि बहुवचन का विशेषण इस्तेमाल किया गया है तो लेखक शब्द हो गया बहुवचन। तो ऐसी स्थिति में अपनी मातृभाषा जो शब्द है वो एक भाषा की ओर संकेत करता है और यही शब्द एक वचन में है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा और वर्षागण। तो दोस्तों वर्षा का बहुवचन भी वर्षा ही होता है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, आगरा का बहुवचन होगा। आरटेट लेवल 1 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। आगरे, आगरों, आगरे और बहुवचन नहीं होगा। तो दोस्तों ये स्थानवाचक शब्द है और स्थानवाचक शब्दों के बहुवचन नहीं होते, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। दुनिया, अनेक, आप और तेवर। तो दोस्तों बहुवचन में कौन सा शब्द नहीं प्रयुक्त होता है यह पूछा गया है। तो देखिए अनेक शब्द बहुवचन का ही बोधक होता है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है, तेवर बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दुनिया शब्द एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता, एक वचन में प्रयुक्त होता है, लेकिन बहुत सारे पूरे संसार का बोध हमको कराता है। जैसे कि भीड़ शब्द आया था, जैसे समूह शब्द होता है, उसी तरह से दुनिया शब्द है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, बहुवचन कहते हैं। आरटेट लेवल 1 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। ये बिंदु दिए गए हैं बहुवचन से संबंधित, हमको इसमें से सबसे सटीक उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला विकल्प है दोस्तों, शब्द के जिस रूप में बहु का बोध हो। इससे कोई बात स्पष्ट होती ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह कथन गलत हो गया। शब्द के जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप में किसी जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध हो, ये सबसे सटीक उत्तर है। देखिए दोस्तों यहाँ एक स्पष्टीकरण मैं आपको दे दूं, बहु का शब्द भी अनेक होता है, तो यदि ये विकल्प नहीं होता तो हम इसको भी चिन्हित कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक सटीक उत्तर का विकल्प मौजूद है तो हम डी उत्तर को ही सही बताएंगे। और ये प्रश्न शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की प्राणियों की संख्या का बोध हो, ये अपूर्ण उत्तर है। क्यों? क्योंकि संख्या अधिक होने का बोध जब होता है तभी बहुवचन होगा। संख्या तो एक भी हो सकती है तो एक वचन हो जाएगा, तो ये थोड़ा पूर्ण उत्तर नहीं है, अपूर्ण उत्तर है। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प भी खारिज हो गया। और शब्द के जिस रूप से किसी जाति का बोध होता है दोस्तों, उसे वचन नहीं, उसे लिंग कहते हैं, तो ये उत्तर भी सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर है डी। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रेम, लोग, घी और पानी। तो दोस्तों इसमें से लोग शब्द ऐसा है जो हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। युग्म है एक वचन और बहुवचन का, तो कौन सा युग्म सुमेलित है, सही है, उसको हमें चिन्हित करना है। ए विकल्प है प्राण, प्राणों, दर्शन, दर्शनों, मुनि, मुनियों, दाम और दामों। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि प्राण, दर्शन और दाम, ये तीनों शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प तो तीनों गलत हो गए। सही विकल्प है मुनि एक वचन और मुनियों बहुवचन। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न,
नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। नारी, नारियां, नारियों और या नारियां। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नारियां शब्द यहां भी है दोस्तों, लेकिन यहां पर नियम का पालन नहीं किया गया है। हमने पढ़ा था कि ईकारांत शब्द हो या किसी भी शब्द के अंत में दीर्घ स्वर आए तो वचन परिवर्तन करते समय यानी एक वचन से बहुवचन बनाते समय वो दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर में बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प गलत हो गया और नारियां शब्द विकल्प बिल्कुल सही है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्न में से सही एक वचन और बहुवचन का मेल बताइए। आरजेएस 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। देव, देवियों, गुड़िया, गुड़ियां, बात, बातों, याचना, याचनाएं। दोस्तों देखिए, देवी का बहुवचन शब्द होगा देवियां। इसलिए ये विकल्प गलत है। गुड़िया का गुड़ियां बिल्कुल सही है। बात शब्द हमेशा ही पुल्लिंग होता है, बातों गलत है, बातें होगा। याचना, याचनाएं, बात शब्द पुल्लिंग होता है, ये मैं गलत बोल गई दोस्तों, इसको आप सही कर लेंगे। बात एक स्त्रीलिंग शब्द है, बात का बहुवचन होगा बातें और याचना का बहुवचन बनाएंगे तो यहां पर ए पर चंद्र बिंदु आएगा यानी याचनाएं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व कहलाते हैं। आरजेएस 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। विशेषण, अव्यय, क्रिया और कारक। तो अच्छी तरह से हम जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं वाक्य में, वे कारक कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, कारक कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही सरल है, हम पढ़ चुके हैं। पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। 6, 8, 4 या 7। तो 8 कारक माने गए हैं जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं विस्तार से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह कहलाता है। रीट लेवल 1 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। संज्ञा, सर्वनाम, परसर्ग या विसर्ग। तो परसर्ग मैंने आपको बताया था कि कारकों को परसर्ग और विभक्ति भी कहते हैं। तो जिन चिन्हों के माध्यम से कारकों को स्पष्ट किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, वे परसर्ग कहलाते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह है ने, तो ने क्या कहलाएगा? परसर्ग या फिर विभक्ति। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, पुलिस ने चोर को दंड दिया। वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। रीट लेवल 2 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्ता एवं कर्म, कर्म एवं अपादान, कर्ता एवं करण, कर्ता एवं संप्रदान। तो दोस्तों देखिए, को का ने कर्ता कारक तो यहां स्पष्ट है, पुलिस ने दंड, चोर को दंड दिया। लेकिन यहां को जो है, को दो जगह इस्तेमाल होता है, दो कारकों में इस्तेमाल होता है, एक तो कर्म को, एक संप्रदान को और के लिए। तो यहां पर कौन सा कारक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया था पिछले सत्र में कि देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर दंड दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हो गया ये को किसका वाचक? संप्रदान कारक का वाचक हो गया। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, कर्ता एवं संप्रदान। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। रीट लेवल 1 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्म और अपादान के लिए, कर्म और संप्रदान के लिए, संबंध और करण कारक के लिए, संप्रदान और अपादान कारक के लिए। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कर्म में भी को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है और संप्रदान में भी को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अपादान में से होता है अलगाव के अर्थ में, संबंध में काके की रारेरी होता है, करण में से होता है साधन के अर्थ में, संप्रदान में के लिए होता है और अपादान से होता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? पटवार 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम करता है। दोस्तों यहां एक नियम की ओर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगी। जहां पर क्रिया का फल जिस वाक्य में कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, वहां पर हमेशा कर्म कारक प्रधान होगा, कर्ता कारक नहीं होगा। तो आप भले ही कर्ता कारक का चिन्ह हमें दिखाई दे, लेकिन फिर भी हम उसमें कर्म की प्रधानता मानेंगे और कर्म कारक ही मानेंगे। तो इस दृष्टि से हमें इन वाक्यों का मूल्यांकन करना है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, कर्ता है। बिजली चमक रही है, कर्ता कारक है। सुरेश ने सूरज को बुलाया, तो सूरज को क्या हो गया? कर्म। क्योंकि बुलाया जो क्रिया की जा रही है सुरेश के द्वारा, उसका फल किस पर पड़ रहा है? सूरज पर पड़ रहा है। यानी यहां कर्ता कारक नहीं है बल्कि कर्म कारक है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। संजय व्यायाम करता है, व्यायाम करने का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? संजय पर, यानी यहां भी कर्ता कारक है। तो हमारे इस प्रश्न का सही। अगला प्रश्न, पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्म, कर्ता, अपादान और संबंध। तो दोस्तों पीयूष राम को पीट रहा है, यानी यहां पर क्रिया कौन सी हो रही है? पीटने की हो रही है। और पीटने का फल किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो ऐसी स्थिति में यद्यपि यहां कर्म कारक प्रधान है, लेकिन फिर भी हम रेखांकित शब्द के आधार पर बी विकल्प को चिन्हित करेंगे और कर्ता कारक यहां पर बताएंगे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में कर्ता कारक नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। मनोहर हंसता है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, कमला खा रही है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। यहां भी वही नियम लगेगा कि जिस वाक्य में कर्म क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा हो, वहां कर्म कारक की प्रधानता मानी जाएगी। तो मनोहर हंसता है, कर्ता कारक है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, कर्ता कारक है। कमला खा रही है, कर्ता कारक है। यदि यह होता कि कमला भोजन खा रही है या सेब खा रही है तो स्थिति बदल जाती। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो जो पढ़ाना क्रिया है उसका असर पड़ रहा है छात्रों पर। तो ऐसी स्थिति में यहां कर्म कारक हो गया, यानी कर्ता कारक इस विकल्प में नहीं है। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, मां बच्चे को दूध पिला रही है, मैं कौन सा कारक है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। तो चलिए विकल्प देखते हैं। कर्म, कर्ता, अपादान और संबंध। तो ऐसी स्थिति में यहां भी हम देखते हैं कि मां बच्चे को दूध पिला रही है, तो यहां पर दूध पिलाने की क्रिया का जो फल है, असर है, वो किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हुआ कर्म कारक। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्म, अपादान, करण या संबंध। तो दोस्तों यहां पर भी ए विकल्प सही है, क्योंकि यहां भी कर्म कारक है। आंसर हुआ हमारा ए। किस वाक्य में कर्म कारक है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। छात्र घर पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, यह गोपाल की पुस्तक है, मजदूर थककर सो गया। तो दोस्तों छात्र घर पर बैठे हैं, यहां पर हो गया अधिकरण कारक। पत्थर फेंकने का कार्य कर रहा है कौन? लड़का। तो यहां पर हो गया कर्म कारक। गोपाल की पुस्तक है, यह हो गया संबंध और यह हो गया कर्ता। तो ऐसी स्थिति में कर्म कारक हुआ बी विकल्प में। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है, मां बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। तो दोस्तों यहां पर देखिए, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, कर्म कारक है। मां बच्चे को सुलाती है, कर्म कारक है, क्योंकि सुलाना क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर पड़ रहा है। ग्वाला गाय दूहता है, यहां भी कर्म कारक है। बालक रोते रोते सो गया, इसमें कर्म कारक नहीं है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए।
अगला प्रश्न, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए, ध्यान देंगे, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। अभी अभी हमने इतने सारे प्रश्न इस तरीके के हल कर लिए हैं। तो कर्म, अपादान, करण या संबंध, तो वो होता है कर्म कारक। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस क्रम में करण कारक नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। करण कारक का चिन्ह होता है दोस्तों से या फिर के द्वारा, और साधन के रूप में जहां किसी वस्तु को इस्तेमाल किया जाता है वहां करण कारक होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। विकल्प है, लड़का छत से गिर पड़ा, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया है। तो देखिए, लड़का छत से गिर पड़ा, से आ रहा है यहां, लेकिन छत से लड़के का अलगाव हो रहा है, और जब से अलगाव के अर्थ में आता है तब होता है अपादान कारक, यानी करण कारक तब नहीं होता। पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, यानी कार्यालय जाने का साधन है कार, तो यहां ये से है करण कारक। बाजार में पैसे से सामान खरीदा जाता है, सामान खरीदने का साधन है पैसा, तो से है करण कारक। प्राचार्य ने यह आदेश चपरासी के द्वारा भिजवाया, तो चपरासी हो गया आदेश भिजवाने का साधन, तो यहां भी है करण कारक, और करण कारक ए वाक्य में नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? अभी हम हल कर चुके हैं। यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों पीएसआई 2021 में, जहां साधन के रूप में किसी वस्तु का प्रयोग होता है, माध्यम के रूप में प्रयोग होता है, वहां पर करण कारक होता है। तो कर्ता, कर्म, करण या अपादान, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में करण कारक के प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? जेएलओ लॉ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। कारीगर ने पेचकस से ढक्कन खोला, तो पेचकस से साधन हो गया ढक्कन खोलने का, तो करण कारक हुआ। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तो से साधन हो गया गाड़ी के चलने का, करण कारक हो गया। तराजू से सामान तौला जाता है, तो से साधन हो गया। वह जयपुर से आज ही आता है, तो यहां जयपुर साधन नहीं है, इसलिए यहां पर करण कारक नहीं होगा, क्योंकि जयपुर से आज ही आता है यानी जयपुर से अलग हो रहा है, तो यहां कौन सा कारक होगा? अलगाव के अर्थ में जब से आए तो वहां हमेशा अपादान कारक होता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, रेखांकित कारक बताइए। मेंढक को पत्थर से मत मारो, पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अधिकरण, संबंध, करण और कर्म, तो दोस्तों यहां पर पत्थर से साधन है मेंढक को मारने का, तो ऐसी स्थिति में यहां हो गया करण कारक, तो हमारा उत्तर हुआ सही सी। अगला प्रश्न, राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? तो राम तो कर्ता है ही, और कलम क्या हो गया? लिखने का साधन, तो ऐसी स्थिति में कर्ता के अतिरिक्त है करण कारक, तो उत्तर हमारा सही हो गया सी। अगला प्रश्न, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? आरटेट 11-2 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्म, अपादान, करण या संप्रदान, तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि को और के लिए ये दोनों कारक चिन्ह, ये दोनों परसर्ग संप्रदान के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कर्म कारक में भी को होता है, लेकिन यहां को और के लिए दोनों होते हैं, तो उत्तर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, कौन सा क्रम सही नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। पेड़ से पत्ता गिरा, करण कारक। ओ लड़के धीरे चल, संबोधन कारक। छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण कारक। आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक। तो दोस्तों देखिए, आसमान का रंग नीला है, नीले रंग से आसमान का संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध कारक है, ये सही है। छत के ऊपर चले जाओ, मैं और पर जहां पर आए परसर्ग, वहां अधिकरण कारक होता है, तो ये भी सही है। ओ लड़के संबोधन किया जा रहा है, ये भी सही है, लेकिन पेड़ से पत्ता गिरता है, ये उदाहरण मैंने पिछले सत्र में आपको दिया भी था, तो अलगाव हो रहा है पेड़ से पत्ते का, तो ऐसी स्थिति में ये से जो शब्द है, जो कारक है, जो परसर्ग है, वो
करण कारक का प्रतीक नहीं है, बल्कि किसका है? अपादान का। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, उसने चाकू से फल काटे में कौन सा कारक है? पटवार एग्जाम 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। संप्रदान, संबंध, अपादान या करण? जाहिर सी बात है, चाकू फल काटने का साधन है, तो यहां हो गया करण कारक। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? आरटेट लेवल 1 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, पूछा गया है संप्रदान कारक कहां है? राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। मैंने आपको बताया था संप्रदान कारक की एक पहचान होती है कि जब किसी को देने के अर्थ में आता है, के लिए आता है या को आता है, तो वहां देने के भाव में हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो यहां देने का भाव आ रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो ऐसी स्थिति में संप्रदान कारक हुआ सी में। तो आंसर हमारा हुआ सी। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो यहां पर से क्या है? अपादान कारक है। घर पर सो रहा है, अधिकरण कारक है। निसार खेलता है, कर्ता कारक है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही। अगला प्रश्न, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। करण कारक पूछा जा रहा है दोस्तों। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। तो देखिए यहां तीनों वाक्यों में बालक पुस्तक पढ़ रहा है, कर्म कारक है। सोहन जयपुर गया है, यानी अपने घर से अलग गया है, तो जाने के अर्थ में भी कर्म कारक होता है। तो बी विकल्प यहां कर्म कारक हो गया। किसान दिन रात मेहनत करता है, कर्ता कारक हो गया। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक सांस लेने का साधन हो गई है, तो यहां करण कारक है। तो आंसर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न, किस क्रम में संप्रदान कारक है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, चिड़ियाघर में अधिकरण कारक हो गया। गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, देने के अर्थ में संप्रदान कारक हो गया। सांप को लाठी से मारो, साधन हो गया लाठी, तो करण कारक हो गया। कलम मेज पर है, पर मेज पर रखी है, यानी अधिकरण कारक हो गया। पूछा गया है संप्रदान कारक, तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है। तो देखिए बच्चों के लिए मिठाई लाओ के लिए यहां पर क्या है? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का यहां सही प्रयोग है। हाथ से घड़ी गिर गई, घड़ी हाथ से अलग हो रही है, तो अपादान हो गया है। निकलने के अर्थ में अलगाव होता है, क्योंकि हम घर से निकलते हैं, घर से अलग होते हैं, तो अपादान कारक है यहां भी। और आसमान का रंग नीला है, यह वाक्य एक प्रश्न में और आ चुका है, यह है संबंध कारक। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, देवगंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में प्रयुक्त कारक का नाम है? रीट 2022 में प्रश्न पूछा गया। संबंध कारक, करण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक? तो दोस्तों निकलने के अर्थ में हमेशा अपादान कारक होता है, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक है? आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2012 पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है सेवक को कंबल देता है, तो यहां रेखांकित जो शब्दांश है उनमें कौन सा कारक है? कर्म, अपादान, करण या संप्रदान? हम पढ़ चुके हैं कि देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक होता है, तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान कारक, मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान कारक, उत्तम पुरुष एक वचन अपादान कारक, मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान कारक। तो देखिए दोस्तों उसके क्या हो गया? अन्य पुरुष, और एक वचन है तो अन्य पुरुष एक वचन, और जब किसी को कोई चीज दी जाती है उसके लिए के लिए आ रहा है, तो संप्रदान कारक, यानी ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है।
तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। अब तक तो आपको कंठस्थ हो गया होगा दोस्तों, बलिदान दिया जा रहा है। जब भी कोई चीज दी जाती है तो हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो उत्तर हुआ सी, आंसर सी। अगला प्रश्न, अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। पिछले प्रश्न जैसा ही यह भी प्रश्न है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी, क्योंकि दी जा रही है। क्या दी जा रही है? आर्थिक सहायता दी जा रही है। अगला प्रश्न, गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? पटवार 2011, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। निमित्त भी क्या होता है? देने का भाव यहां निहित है, इसलिए के लिए का भाव यहां निहित है, इसलिए यहां भी कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। इसमें से सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? पीएसआई 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। दोस्तों सुनने को, यहां पर को शब्द हमेशा भले ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां को में कौन सा भाव निहित है? के लिए। और के लिए कहां आता है? के लिए परसर का प्रयोग होता है संप्रदान कारक में। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अधिकरण, करण और कर्म हो ही नहीं सकते। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक को परसर्ग का, संप्रदान कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, वह घर से बाहर आया, लड़का अब अपने पांव से चलता है, उस जगह एक सभा होने जा रही है। तो दोस्तों देखिए, राम के हित, जब के हित कोई बात होती है यानी के लिए का भाव आ गया। लक्ष्मण बन गए थे, तो यहां पर संप्रदान कारक हो गया। वह घर से बाहर आया यानी घर से अलग हुआ, तो यहां पर हो गया अपादान। लड़का अब अपने पांव से चलता है, पांव साधन हो गए चलने के, तो यहां हो गया करण। उस जगह एक सभा होने जा रही है यानी जगह पर एक सभा होने जा रही है, तो ये हो गया अधिकरण। मैं और पर जो है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछा गया है संप्रदान कारक का कौन सा है? तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में वाक्यगत अपादान कारक है? पटवार 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। वह बाण से भेदता है, मुझसे कब कहा, वह सिंह से भीत हुआ, वह शहर गया। तो दोस्तों वाक्यगत अपादान कारक पूछा गया है, इसका अर्थ है कि किस वाक्य में स्पष्ट रूप से अपादान कारक दिखाई दे रहा है। तो डरने के अर्थ में, लजाने के अर्थ में, निकलने के अर्थ में हमेशा अपादान कारक होता है, और यहां भीत का अर्थ होता है डरना। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, शालिनी घर से आती है वाक्य में कारक है। रीट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। करण, अपादान, अधिकरण या संप्रदान कार। तो यहां पर दोस्तों क्योंकि घर से आती है, घर से अलगाव हो रहा है उसका, तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अपादान कारक यहां इस वाक्य में है, तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपादान कारक प्रयोग का क्रमांक है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। गुरुजी से पूछो, मैं चाकू से फल काटता हूं, वह हवाई जहाज से लंदन पहुंचा, पुजारी कुत्ते से डरता है। डरने के अर्थ में हमेशा अपादान कारक है, तो ऐसी स्थिति में यहां डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुरुजी से पूछो करण कारक हो गया, गुरुजी प्रश्न पूछने के साधन हो गए, चाकू साधन हो गया, और हवाई जहाज लंदन पहुंचने का साधन हो गया। तो सब में करण कारक है, अपादान कारक केवल डी विकल्प में है, तो हमारा उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। को, से, मैं या के द्वारा। तो यहां पर पृथकता के लिए से, ये अपादान कारक का चिन्ह है। को है कर्म का, मैं है अधिकरण का, और के द्वारा भी करण का कारक का है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर हमारा सही हुआ बी। अगला प्रश्न,
कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। रीट 2022 में यह प्रश्न पूछा गया। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। तो डी बिल्कुल कथन गलत है। कर्ता का शाब्दिक अर्थ साधन नहीं होता, बल्कि करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। शेष तीनों कथन कर्ता कारक के विषय में पूरी तरह से सही हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण सही नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। मैं जयपुर से चला आ रहा हूं, सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा, सब प्राणी आंखों से देखते हैं। तो देखिए, जयपुर से चला आ रहा हूं, जयपुर से अलगाव हो रहा है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, सूर्य और पृथ्वी के अलगाव की ओर संकेत किया जा रहा है। राजीव छत से कूद पड़ा, छत से राजीव का अलगाव हो रहा है। तो यहां तो हो गए सब में अपादान, लेकिन सब प्राणी आंखों से देखते हैं, यहां आंखें देखने का साधन है। तो यहां हो गया करण कारक। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अपादान कारक का सही उदाहरण डी नहीं है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, आकाश से पानी बरसा, वह विद्यालय से आ रहा है, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। बहुत ही सरल है। निकलने के अर्थ में हमेशा अपादान कारक। आकाश से पानी बरसा, आकाश से पानी अलग हो रहा है, अपादान कारक। विद्यालय से आ रहा है, विद्यालय से अलगाव हो रहा है, अपादान कारक। लेकिन लड़का हाथ से फल तोड़ता है, हाथ फल तोड़ने का साधन है। तो यहां हो गया करण कारक। तो ऐसी स्थिति में अपादान कारक का सही प्रयोग डी वाक्य में नहीं हुआ है। तो उत्तर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न, अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। पटवार 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। भस्म से आवृत, पद से च्युत, मेघों से आच्छादित, कष्ट से साध्य। तो दोस्तों, यहां पर भस्म से आवृत यानी भस्म से ढका हुआ, ढकने का साधन हो गई भस्म। मेघों से आच्छादित, मेघों से ढका हुआ, आच्छादित होने का, मेघों से आच्छादित, मेघ आच्छादन का साधन हो गए हैं। कष्ट से साध्य यानी कष्ट से कोई भी काम करने योग्य हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पद से अलगाव के लिए से परसर्ग का प्रयोग केवल बी विकल्प में आया है, क्योंकि पद से अलगाव च्युत मतलब अलग करना। तो ऐसी स्थिति में उत्तर हुआ हमारा बी, अपादान कारक। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में कौन सा कारक है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। संबंध, अधिकरण, करण और कर्म। तो दोस्तों, यहां झगड़े मेरे और उसके मध्य था का संबंध बताया जा रहा है, मेरे और उसके मध्य झगड़े का संबंध बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि संबंध कारक यहां पर हो गया है। आगे चलें। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, मैं कौन सा कारक है? पटवार 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है। तो यहां पर संबंध बताया जा रहा है देखने का और स्वार्थी निकलने का। तो ऐसी स्थिति में कर्ता, करण, अपादान और संबंध। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, संबंध कारक है यहां पर। आगे चलते हैं। देवेंद्र मैदान में खेल रहा है, पंक्ति में कौन सा कारक है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। संबंध, अपादान, करण और अधिकरण। मैं और पर परसर्ग हमेशा अधिकरण कारक के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया। छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, यह सुधीर का पेन है। तो यहां पर छत पर खेलो, मैं और पर परसर्ग अधिकरण में इस्तेमाल होते हैं, सही है अधिकरण। पिताजी कार्यालय में है, अधिकरण। अलमारी में कपड़े रखे हैं, अधिकरण। लेकिन यह सुधीर का पेन है, यह संबंध है। का, के की, रा, रे, री संबंध सूचक होते हैं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत ही
अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा गया है पीएसआई 2018 में। तो देखिए, ध्यान देंगे, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। धारदार हथियार हो गया है साधन, धन के लिए संप्रदान, और व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी यानी अलगाव के अर्थ में अपादान। अपादान, करण, संबंध और अधिकरण। तो दोस्तों यहां अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किसान ने भूमि पर हल चलाया, इस वाक्य में कर्ता एवं अधिकरण क्रमशः हैं। आरजेएस 2011 में प्रश्न पूछा गया, किसान और हल, भूमि और हल, किसान और भूमि, हल और भूमि। तो दोस्तों किसान ने भूमि पर हल चलाया, तो हल चलाने का कर्ता कौन है? किसान। तो किसान हो गया क्या? कर्ता। अब किस पर चलाया? मैं और पर कहां आते हैं? अधिकरण कारक में आते हैं। तो भूमि पर हल चलाया, तो अधिकरण कारक हो गया भूमि, यानी किसान और भूमि सही उत्तर है। तो किसान और भूमि सी विकल्प में आ रहा है, तो हमारा सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस वाक्य में को परसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। कहां क्या पूछा गया है? को परसर्ग विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। अब देखिए, कर्म कारक की मैंने सबसे बड़ी पहचान आपको बताई थी कि क्रिया का फल जब कर्म पर पड़े, कर्ता पर ना पड़े, वहां कर्म कारक होता है। तो मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, पुस्तक लौटाने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सोहन पर, कर्म कारक। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया, देने के अर्थ में कौन सा कारक होता है? संप्रदान। तो ऐसी स्थिति में ये ही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, पाठ पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है? बालक पर, तो कर्म कारक है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, पकड़ने की क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? अपराधी पर, तो कर्म कारक है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। आज के प्रश्न कुछ सरल भी थे, कुछ थोड़े टेढ़े भी थे, लेकिन उम्मीद करती हूं कि हमारी अब पकड़ इस विषय पर मजबूत हो जाएगी। इस सत्र के बाद आपने जो कुछ भी पिछले सत्र में तथ्यात्मक पढ़ा था वचन, लिंग, वचन और कारक के विषय में, वो सब और अधिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। इस विश्वास के साथ यहीं पर हम इस सत्र का समापन करते हैं। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।